गाइज आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए फिर से क्लास खुल चुका है खान सर का 71 बीपीएससी का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम 71 बीपीएससी के स्टूडेंट हैं और क्लास कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए क्लास बंद था जब से दिल्ली में हादसा हुआ है तब से दोस्तों, ठीक है। तो फिर से क्लास शुरू हो चुका है। चलिए पढ़ते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। आइए अब जानते हैं कि हमें क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ाई हुआ है एनपीए, जिसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसिड, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। यह क्या होती है आइए जानते हैं। जब बैंक लोन दे देती है, लोन को रिकवर नहीं हो पाता है दोस्तों, उसे एनपीए कहते हैं, ठीक है। इसे जानने से पहले, करेक्टली जानने से पहले आपको दो प्रकार जानना होता है। एक होता है दोस्तों मानक परिसंपत्तियां, एक होता है गैर मानक परिसंपत्तियां दोस्तों, ठीक है। तो मानक परिसंपत्तियां की बात की जाए तो इसमें यह होता है कि जब बैंक लोन देती है तो जो व्यक्ति या कंपनी होता है नियमित समय पर किस्तों का भुगतान करता है और अपना मूलधन और ब्याज भी जमा कर देता है, तो वह नियमित तौर पर हो गया, ठीक है, मानक में आ जाता है। गैर मानक की बात किया जाए तो गैर मानक में आता है कि जब बैंक लोन दे और लोग या कंपनी लोन को नहीं चुकता करते तो गैर मानक परिसंपत्तियां में आ जाती है। जो गैर मानक परिसंपत्तियां होती है ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में दोस्तों। एक होता है दोस्तों जो 90 दिन से अधिक के लिए जो ऋण बैंक दे देती है दोस्तों, ठीक है। तो उसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसिड दोस्तों, ठीक है। तो इसमें 90 दिन से अधिक के लिए जो ऋण दिया जाता है और 1 साल से कम के लिए वो उसको इसमें रखा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं उपमानक परिसंपत्ति है दोस्तों। दूसरा होता है डिफॉल्ट एसिड, जो 12 महीना से लेकर 3 साल तक है दोस्तों, जो भी लोन बैंक देती है और रिकवर नहीं होता है तो उसे कहते हैं डिफॉल्ट एसिड में दोस्तों, ठीक है। जो 3 साल से अधिक हो गया और बैंक लोन दी और कोई भी कंपनी या पब्लिक लोन को चुकता नहीं कर रही है तो उसे बैंक घोषित कर देती है दोस्तों लॉस एसिड के तौर पर दोस्तों, ठीक है। वहीं बात की जाए मानक प्रतिभूतियां की, तो मानक परिसंपत्तियां भी 3 प्रकार की होती है। जैसे कि यहाँ पे 90 दिन से अधिक उसमें आ गया तो 90 दिन से कम इसमें आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आता है, एक होता है रेगुलर एसिड, एक होता है नॉन रेगुलर एसिड दोस्तों। रेगुलर एसिड में जैसे कि हमने बता दिया कि समय पर किस्त को जमा करे, समय पर ब्याज और मूलधन को जमा कर दे। लेकिन जो आपका होता है नॉन स्टैंडर्ड एसिड, तो इसमें आता है दोस्तों 3 प्रकार का, जो जैसा कि आप समझ चुके होंगे। 0 से 30 दिन तक अगर जो भी रहेगा उसे SM1 की कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा होता है 31 दिन से लेकर 60 दिन के लिए, जिसे SM1 की कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और बात की जाए 61 दिन से 90 दिन तक उसे SM2 के कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों, कि यह व्यक्ति इतना दिन के अंदर में लोन नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। और 90 दिन से अंदर चला गया, बाहर चला गया तो उसे को आपको हमने बता ही दिया है, नॉन स्टैंडर्ड एसिड में रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक यह कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। आइए उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है ग्रॉस एनपीए, या जिसे कहते हैं सकल एनपीए दोस्तों, ठीक है। तो एनपीए मैंने आप सभी दोस्तों को बता ही दिया है। अब बात करते हैं ग्रॉस एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है कि कुल जितना भी एनपीए दिया गया है बैंक के द्वारा, सभी एनपीओ को अगर जोड़ दिया जाए तो ग्रॉस मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। उसे ग्रॉस या सकल या निबल एनपीए कहते हैं दोस्तों, ठीक है। एक और होता है दोस्तों नेट एनपीए दोस्तों, ठीक है। नेट एनपीए क्या होता है, जब हम सब दोस्तों ग्रॉस एनपीए में से, ठीक है, हम अपने प्रावधान को, बैंक प्रावधान को घटा देती है तब आपका बन जाता है नेट एनपीए दोस्तों, ठीक है। यह दोनों क्लिप आपको समझ में आ चुका है। आइए जानते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और होता है तनावग्रस्त परिसंपत्तियां। तनावग्रस्त परिसंपत्तियां क्या कहते हैं, जब बैंक लोन देती है, लोन को रिकवर नहीं हो पाता है तो उस स्थिति को बैंक के द्वारा कहा जाता है तनावग्रस्त परिसंपत्तियां दोस्तों, ठीक है। बात की जाए तनावग्रस्त परिसंपत्तियां की फार्मूला की दोस्तों, जिसका फार्मूला होता है एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर एसिड प्लस रिटेन ऑफ एसिड दोस्तों, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं जो आपका है रीस्ट्रक्चर एसिड, यह क्या होता है दोस्तों, ठीक है। रीस्ट्रक्चर एसिड उसे कहते हैं दोस्तों
जब बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है, लेकिन बैंक के द्वारा जो ऋण दिया गया है, जो लोन दिया गया है, वो लोगों के द्वारा या कंपनी के द्वारा नहीं लौटाया जा रहा है दोस्तों, तब उस व्यक्ति से या उस कंपनी से मिलकर दोस्तों एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें जो लोन दिया जाता है उसके किस्त को कम किया जाता है या पैसे को कम कर दिया जाता है, या ब्याज मान लीजिए कि 5% है उसे 3% कर दिया जाता है। उसे ही कहते हैं रीस्ट्रक्चर एसिड दोस्तों, जिसे कहते हैं पुनः गठित परिसंपत्तियां दोस्तों, ठीक है। और एक और होता है रिटेन ऑफ एसिड दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। रिटेन ऑफ एसिड उसे कहते हैं जब बैंक द्वारा ऋण दिया गया है, और जब बैंक द्वारा ऋण दे दिया गया, जब लौटाने की बात आई तो कंपनी या पब्लिक द्वारा नहीं लौटाया जा रहा है, तब कंपनी अपने, जी हाँ दोस्तों, कंपनी अपने बैलेंस शीट से ही उसे हटा देती है। उसे रिटेन ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है रणनीतिक ऋणों का पुनः गठन दोस्तों, ठीक है। स्ट्रेटजिक डेबिट रीस्ट्रक्चरिंग, आइए जानते हैं इसके बारे में। रीस्ट्रक्चरिंग ऋणों का पुनः गठन वाला जो बात है, तो इसको जानने के लिए आप सब दोस्तों को जानना होगा कि जब कंपनी या बैंक, जब कंपनी या व्यक्ति को ऋण दे देती है, ठीक है, जब ऋण दे दिए और कंपनी या ऋण नहीं लौटा पाती है, तब क्या होता है कि बैंक उस कंपनी का उतने रुपये का खरीद लेती है शेयर्स दोस्तों, ठीक है। उसे ही कहते हैं रणनीतिक ऋणों का पुनः गठन दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है आरबीआई एवं भारत सरकार द्वारा एनपीए की समस्या का समाधान कैसे कैसे किया जाता है, आइए जान लेते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो पहला पढ़ा हुआ है दोस्तों ऋण वसूली न्यायाधिकरण दोस्तों, ठीक है। यह क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। बैंक द्वारा दिए गए ऋण की वसूली के लिए एक कोर्ट बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। इसी कोर्ट में आप शिकायत कर सकते हैं बैंक, ठीक है। तो यह दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों DRT और दूसरा होता है NCLT। बात किया DRT, तो जो बैंक के द्वारा ऋण दिया गया है, पब्लिक नहीं लौटा पा रही है, तब उसका जो काम चलेगा, उसका न्याय होगा, कहाँ पे होगा, DRT में। कितना रुपया तक का इसमें चल सकता है कोर्ट में केस, तो यहाँ पर दोस्तों 20 लाख से अगर अधिक का ऋण बैंक दिया है तब इसमें शिकायत होगा, ठीक है। अगर 20 लाख से कम होगा तो उसको सिविल कोर्ट देखेगा, ठीक है। और एक और होता है NCLT, तो इसमें दोस्तों कंपनी के द्वारा जो ऋण लिया गया है उसका शिकायत यहाँ पे NCLT में होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों होता है क्रेडिट सूचना ब्यूरो, दूसरा तरीका यह है क्रेडिट सूचना ब्यूरो। यह क्या होता है, तो यह दोस्तों यह होता है कि जैसे कि आपको हमने बताया क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ जैसे कि लोगों की सिविल स्कोर जारी करती है, वैसे ही क्रेडिट सूचना जो ब्यूरो है यह भी वैसे ही काम करता है कि गलत लोगों में ऋण ना पहुंच जाए, इसकी देखरेख आपका क्रेडिट सूचना ब्यूरो करता है, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई है दोस्तों, ठीक है। आइए जानते हैं अगला क्या पढ़ाई हुआ है। अगला दोस्तों पढ़ाई हुआ है लोक अदालतें। लोक अदालतें का क्या काम है दोस्तों, तो लोक अदालतें सिविल कोर्ट का हिस्सा है, क्योंकि यह 5 लाख से कम का ऋण जो बैंक दिया है उसके संबंधित इसको बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। लोक अदालतें सेटलमेंट का काम करती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है विलफॉल डिफॉल्टर। विलफॉल डिफॉल्टर क्या होता है, विलफॉल डिफॉल्टर वह डिफॉल्टर होता है कि जब बैंक द्वारा ऋण दे दिया गया है लेकिन व्यक्ति के द्वारा ऋण को नहीं लौटाया जा रहा है और स्वयं कह दे रहा है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आपको जो करना है वो कर ले, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि कंपनी के द्वारा लिया गया है ऋण, ठीक है, और दूसरे कंपनी में लगा दिया गया है, जब कंपनी चेक किया जा रहा है तो उसमें पैसा नहीं दे पा रहा है, यह दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका यह हो गया है दोस्तों कि मान लीजिए कोई व्यक्ति या कंपनी किसी वस्तु या परिसंपत्ति को गिरवी रखकर बैंक से ऋण ले रहा है और बैंक को बिना बताए ही उस परिसंपत्ति को बेचकर पैसा हजम कर जा रहा है और पैसा नहीं दे रहा है बैंक को, तब यह तीसरा तरीका हो। इस तीनों तरीका को ही कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर दोस्तों। विलफुल डिफॉल्टर के तहत, ठीक है, पैसा लोग हजम कर जा रहा है, तभी इसी के समस्या के समाधान के लिए आया दोस्तों एक नया तरीका, दिवाला या दिवालियापन एक्ट दोस्तों। इसके बारे में जानते हैं। दिवाला क्या होता है, जब लोग अपना हाथ उठा दे कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे बिना किसी नियम और कानून को, उसे कहते हैं दिवाला। वहीं बात की जाए दिवालियापन, तो दिवालियापन क्या होता है, जब दिवाला हो जाता है तब उसकी जांच के लिए नियम और कानून बनाया जाता है। नियम और कानून द्वारा जांच किया जाता है कि यह व्यक्ति सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। जब यह व्यक्ति सही होता है और जांच में सही आ जाता है तब इसे कहते हैं दिवालियापन दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक
पढ़ाई हुआ है, उसके बाद कुछ नोट्स को दिया गया है लिखने के लिए, तो उसको हमने नोट्स में लिख दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।